हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में आज हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा लेक्चर 7, है ना। और हम लोग फोकस्ड हैं बिहार बोर्ड के आने वाले एग्जामिनेशन पे, जो क्लास 12th का एग्जाम होने वाला है 2022 में। हम लोग उसके ऊपर फोकस्ड हैं और हमारा टारगेट है कि ऑब्जेक्टिव में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो 35 में 35 स्कोर कर पाए, जिससे उनका टोटल परसेंटेज जो है वो हाई हो जाए। और मेरी आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को और हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियोज को कंटिन्यूअसली देखते रहें, जिससे क्या होगा कि आपको सारी चीजें आसान लगेंगी और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेज, यानी एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है ना। ऑप्शन है ए मैग्नेटिक फील्ड ओनली, केवल एक चुंबकीय क्षेत्र, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, केवल एक विद्युत क्षेत्र, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे पास जो आवेश दिया हुआ है, यानी जो चार्ज दिया हुआ है वो स्टेशनरी चार्ज है। स्टेशनरी चार्ज का कहने का मतलब हुआ कि चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब विरामावस्था में है ना। तो हम जानते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, जब कोई भी चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो अपने सराउंडिंग रीजन में क्या प्रोड्यूस करता है, अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बच्चों ध्यान रखना, यानी कोई भी आवेश जब रुका हुआ हो, विरामावस्था में हो, तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। चलिए लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। फिर से देखिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है यानी रुका हुआ चार्ज है। Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, यानी एक विद्युत क्षेत्र E में एक स्थिर बिंदु आवेश Q पर लगने वाला बल है। तो ये मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? ये हमारा विद्युत क्षेत्र है E। और हम बात करने वाले हैं कि इस क्षेत्र में हमने एक आवेश रखा है जिस आवेश का मान है Q। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है, वो अगर रेस्ट पे हो, यानी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हो, स्थिर हो, तो इसके ऊपर कितना बल लगेगा। तो सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है कि F जो होता है वो होता है Q टाइम्स E, यानी फोर्स जो होता है वो होता है Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको ये ऑप्शन दिख गया होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, लेते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R वेरीज एज, यानी मान लीजिए एक चार्ज है Q, जो चार्ज हमारा कौन सा चार्ज है? ये चार्ज है सोर्स चार्ज, यानी ये चार्ज जो है इसको हम लोग स्रोत आवेश बोलते हैं, ठीक है। और यहां से हम R दूरी पर बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये दूरी R है। तो इस R दूरी पर कोई पॉइंट A है और यहाँ पे हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड A जो होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड A जो होगा वो होगा KQ बाय R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र जो है, ये किस चार्ज की वजह से है? ये सोर्स चार्ज की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R स्क्वायर के। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर ऊपर जाएगा तो R का पावर -2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए बच्चों बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है 4th नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q at the location of test charge Q naught is E. Okay, what is the electric field due to this source charge if
टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू नॉट, यानी परीक्षण आवेश क्यू नॉट के स्थान पर स्रोत आवेश क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ई है। इस स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा यदि परीक्षण आवेश को माइनस क्यू नॉट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे यहाँ पे अपने पास सोर्स चार्ज दिया हुआ है Q और हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज दिया हुआ है Q नॉट। ओके, और इस सोर्स चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज के लोकेशन पे, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ये हमारा क्या है, ये है टेस्ट चार्ज, और ये है हमारा क्या, ये है हमारा सोर्स चार्ज, ये है सोर्स चार्ज। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि इस सोर्स चार्ज की वजह से इस Q नॉट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा E वेक्टर है, वो हमारा क्या है, E वेक्टर। अब कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इफ टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू नॉट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं क्यू नॉट को रिप्लेस किससे, माइनस क्यू नॉट से। अब हमें यह बताइए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यू नॉट का जरा सा भी कंट्रीब्यूशन था? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर। इस ई में जो कंट्रीब्यूशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है, मैग्नीट्यूड में जो कंट्रीब्यूशन है, वो सोर्स चार्ज का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप टेस्ट चार्ज का नेचर भी चेंज कर देते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इफ टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू नॉट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल ई, यानी ऑप्शन डी। यानी सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सोर्स चार्ज पे डिपेंड होता है, इसलिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमने सोर्स चार्ज में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। फिफ्थ सवाल है, 5वां नंबर का सवाल है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर इज, यानी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता ई आर है। तो बच्चों हमने कल पिछले वीडियो लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम को कैसे लिखते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और हमसे क्या पूछा है, हमसे एप्सिलॉन आर पूछा है। तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों आ गया है आंसर, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो 5वें नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन ए। बिहार बोर्ड में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, एकदम फोकस हो जाइए, है ना, और फॉर्मूले को बहुत ध्यान से याद करके रखना है, तभी आपका आंसर सही जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, छठा सवाल। छठा सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इस बार हमको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, यानी विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है। तो देखिए जब भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे आप समझ जाइए हमें अगर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला पता है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे ही लिखते हैं, बोलिए हाँ या ना। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, MLT-2, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और Q जो कि चार्ज है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है A इंटू T, ये होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, ये हो जाएगा MLT का पावर -3 और A का पावर -1। तो चलिए मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है हमारा। MLT का पावर -3, A का पावर -1 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेते हैं अगला सवाल, बढ़ते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इस बार क्या हमसे पूछ लिया, बहुत ही अच्छा चीज हमसे पूछा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। जब भी बच्चों आपसे ऐसा यूनिट पूछे, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, आप समझ जाइए हमको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, आपका ये आंसर गलत नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है, चलिए हम लोग SI मात्रक निकालने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज मैग्नीट्यूड में,
और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलॉम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या, एसआई यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन कूलॉम -1, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बच्चों बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, यानी स्थिर वैद्युत क्षेत्र है। बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आंसर करना है बच्चों। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, यानी संरक्षी होता है। ध्यान रखना है, ये सवाल डायरेक्टली आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान रख लीजिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है यानी स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है वो संरक्षी होता है, यानी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, नौवां सवाल में हमें दिया हुआ है फॉर एनी इंसुलेटर, हमारे पास इंसुलेटर है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम में बी, किसी भी विद्युत रोधी के लिए माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता हो सकती है। तो हमें पता है कि सर जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है उसको एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। किससे, एप्सिलॉन आर से, यानी सापेक्ष विद्युतशीलता को किससे सूचित करते हैं, एप्सिलॉन आर से। और एप्सिलॉन आर जो होता है किसी भी इंसुलेटर के लिए वो ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 1। अब ऑप्शन में देखिए, क्या -1 ग्रेटर देन 1 है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या 0.31 से बड़ा है, नहीं। क्या 4 1 से बड़ा है, यस, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों लेते हैं आज का हम लोगों का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसमें क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रेस्ट पे है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिए, हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म है। ये क्या है, यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कहने का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट। क्या होता है, इसका मतलब कांस्टेंट। अब इसमें हमने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और एक क्या रख दिया, एक प्रोटॉन रख दिया। ओके, अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है दोनों रेस्ट पे है। दोनों किस पे है, रेस्ट पे है। दोनों अगर रेस्ट पे है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और प्रोटॉन पे चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स लगेगा, तो प्रोटॉन पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अगर बात करें, इसको हम नाम दे दें फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन और इसको नाम दे दें फोर्स ऑन प्रोटॉन, तो ध्यान से देखिए, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे ही लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब बताइए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम और कूलॉम्स लॉ से कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं E इंटू ई, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई, और Q के जगह अगर E रख देंगे तो E इंटू ई हो जाएगा, और बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो मास है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E अपॉन ME, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। उसी तरह अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे फिर से लिखेंगे फोर्स ऑन प्रोटॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिखेंगे। और फोर्स ऑफ प्रोटॉन को क्या लिखेंगे, E इंटू ई।
है ना, और ये हो जाएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई अपॉन एम पी, ये हो जाएगा। इसको बना दीजिए इक्वेशन सेकंड। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है। तो यानी ऊपर इलेक्ट्रॉन, यानी इसको हम लिखेंगे ए ई अपॉन ए पी, यानी ये हो जाएगा ई अपॉन एम ई अपॉन ई अपॉन एम पी। तो ध्यान से देखिए ई कट जाएगा तो एम पी ऊपर चला गया, यानी एम पी अपॉन एम ई, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। एम पी अपॉन एम ई यानी कि ऑप्शन सी, एम पी अपॉन एम ई यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। बच्चों याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में उतना टाइम नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन यहाँ सीख लीजिए, है ना, कैसे करना है। और एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है, अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो पूछा है तो आंसर होगा एम पी अपॉन एम ई, यानी जस्ट उल्टा। चलिए लेते हैं हम लोग अगला सवाल। ये 11वां नंबर का सवाल हमने आपके लिए होमवर्क छोड़ा था, 11वें नंबर का सवाल। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड एट अ सेपरेशन डी इज एफ, यानी 2 पॉइंट चार्जेज है, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है, और दोनों पॉइंट चार्ज क्यू है, और दोनों के बीच का सेपरेशन आपको कितना दिया है, डी दिया हुआ है, और दोनों पे लगने वाला फोर्स जो है वो क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि एफ है। अब कह रहा है व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट इन द सेम मीडियम सेम रखना है, सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज एफ अपॉन 3, कि फोर्स हो जाए एफ अपॉन 3। यानी कह रहा है कि आप नया डिस्टेंस निकालिए। तो मान लीजिए ये क्यू है, हमको पता करना है डी डैश, हमको क्या पता करना है, डी डैश, और हमको फोर्स दिया हुआ है कितना, एफ अपॉन 3। फोर्स कितना दिया हुआ है, एफ अपॉन 3 फोर्स दिया हुआ है, और हमें डी डैश का मान पता करना है। तो सबसे पहले यहां बताइए, यहां पे जो फोर्स होगा ये कितने के बराबर होगा, ये एफ कितने के बराबर होगा, ये होगा के क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, इसके बराबर होगा। यहाँ पे किसके बराबर होगा, एफ बटा 3 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा के क्यू स्क्वायर बटा डी डैश और इसका स्क्वायर, इसके बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए एफ का मान कितना लाए हुए हैं हम लोग, के क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर एफ का मान है, बोलिए है कि नहीं। अब यहाँ पे बताइए एफ के जगह लिख दीजिए के क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, और यहाँ पे 3 नीचे में पहले से है, और ये हमारा के क्यू स्क्वायर बटा डी डैश का क्या है, स्क्वायर है। यहां से के क्यू स्क्वायर कट जाएगा, बोलिए हाँ या ना, कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डी डैश इसका स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 3d स्क्वायर के बराबर। तो डी डैश का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3d, यानी जो न्यू डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज के बीच में वो होगा √3d, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, यानी 11वें नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए बच्चों, हमने आपका होमवर्क सॉल्व कर दिया, तो फिर आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपके लिए होमवर्क है, और आपको इसको करके रखना है। तो बच्चों, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे आज नए आए हैं उन सभी को मैं बता दूं कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिल जाएगा, और हम लोग डेली रात को 8 बजे लाइव मिलते हैं हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे बेल आइकन को दबा लेना है, और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, है ना। और हमारे चैनल के माध्यम में जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, जिससे आपका स्कोर आने वाले एग्जामिनेशन में 100% जाने वाला है, दैट मीन्स 35 में 35। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।